तो भाई देखो, जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ तो बहुत लोग का ये कहना था कि जिस टीम ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे अच्छी बोलियां लगाई है, जिसने बहुत ही दिमाग लगा के अपनी टीम को बहुत ही अच्छे प्लेयरों से सजाया है, एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है, वो टीम है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन हाल ही में ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो चारों तरफ भाई फैल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में तीन बहुत ही बड़ी वीकनेस है, जिनके बारे में शायद चेन्नई को भी नहीं पता। अब आखिर सीएसके के स्क्वाड में ये तीन कौन सी बड़ी कमजोरियां हैं, उसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन तीन कमजोरियों पर नजर डालें, एक बार फिर से मैं आपके सामने सीएसके का स्क्वाड रख रहा हूं और यहां पे सीधे प्लेयर्स आपको नहीं बताऊंगा, कैटेगरी वाइज यहां पे पूरा स्क्वाड आपके सामने रखूंगा ताकि आपको भी एक अंदाजा लग सके कि आखिर चेन्नई का स्क्वाड है कैसा। जो तीन कैटेगरीज में मैंने यहां पे स्क्वाड को बांटा है, वो पहली कैटेगरी है बैटर्स की, दूसरी कैटेगरी है ऑलराउंडर्स की और तीसरी कैटेगरी है बॉलर्स की। सबसे पहले अगर बैटर्स की बात करें तो सीएसके के स्क्वाड में जो बैटर्स मौजूद हैं वो हैं गायकवाड़, जो कि टीम के कैप्टन भी होंगे, उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी हैं, डिवॉन कॉनवे हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, शेख रशीद हैं, वंश बेदी हैं और आंद्रे सिद्धार्थ हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो सीएसके के स्क्वाड में है रचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम करन, अंशुल कंबोज, दीपक हुड्डा, जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। एंड अगर एट लास्ट सीएसके के बॉलर्स पे नजर डालें तो इनके पास बॉलर्स हैं खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल और मथीशा पथिराना। अब जहां मैंने आपको सीएसके के पूरे स्क्वाड से परिचित करा दिया है, लगे हाथ जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर सीएसके के इस स्क्वाड में वो कौन सी तीन सबसे बड़ी वीकनेस हैं जिनके बारे में लोग कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। सबसे पहली वीकनेस यहां पे बताई जा रही है महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो, धोनी यहां पे कमजोरी नहीं है, धोनी की फिलहाल जो एज है जो कि 43 साल है, उसे एक बहुत बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। और भाई देखो, जिस वक्त पे आईपीएल 2025 खेली जाएगी ना, उस वक्त पे महेंद्र सिंह धोनी 44 की एज को टच करने से बस कुछ ही महीने दूर होंगे। तो ये कहना गलत होगा कि 43 वर्षीय एमएस धोनी हमको आईपीएल 2025 में दिखेंगे। सही बात तो असल में ये कहना होगी कि हमें 44 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में दिखने वाले हैं। तो भाई देखो, यही बातें चल रही हैं कि क्या धोनी की वही एनर्जी देखने को मिलेगी जो कि एक वक्त पे देखने को मिलती थी, क्या एमएस धोनी की वही इंटेंसिटी देखने को मिलेगी जो कि एक वक्त पे देखने को मिलती थी, क्या धोनी का कैप्टनसी वाला वो दिमाग देखने को मिलेगा, क्या उन तीन स्टंप्स के पीछे एमएस धोनी की वही तेजी देखने को मिलेगी। अब देखो, किस सवाल का जवाब हां है, किस सवाल का जवाब ना है, ये इंसान टू इंसान डिफर कर सकता है। लेकिन अगर भाई पिछले साल की परफॉर्मेंस देखे ना, तो धोनी ने मोस्ट ऑफ द मैचेस में अपना काम कर दिया था। हां, हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस बात से शिकायत थी कि एमएस धोनी काफी नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एज अ प्लेयर एमएस धोनी लगभग हर मैच में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देके आ रहे थे। अगर नंबर्स की तरफ देखें तो धोनी ने ज्यादा रन तो नहीं मारे थे, 161 रन मारे थे, लेकिन एवरेज 53.67 की रही थी और स्ट्राइक रेट 220.55 की रही थी। वो जो आखिरी मैच हुआ था ना आईपीएल 2024 में सीएसके और आरसीबी के बीच, वहां पे भी धोनी बहुत ही आसानी से सीएसके को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाने वाले थे, लेकिन वो तो भैया एक गलत शॉट लग गया। वरना हर कोई जानता था कि वो 42-43 साल का जो लौंडा है, हाँ भाई मैं लौंडा ही कहूंगा, वो बहुत ही आसानी से उस मैच में चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचा देता। लेकिन उसके बाद बॉल चेंज हो गई, जो पासा था पूरे तरीके से पलट गया, धोनी आउट हो गए और चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। तो हो सकता है कि धोनी बिल्कुल वैसे ना हो जैसे वो 2018-2019 के वक्त हुआ करते थे, लेकिन अब भी एज एन इंडिविजुअल प्लेयर धोनी जो हैं वो सीएसके काफी काम आएंगे। विकेट कीपिंग को लेके तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, पिछले सीजन में भी ऐसी कोई भी कंप्लेन धोनी की विकेट कीपिंग को लेके देखने को नहीं मिली थी। और जहां तक बात रही धोनी के दिमाग की, तो भाई दिमाग जो है ना, वो तो अब भी वैसा ही है जैसा कि आज से 8, 10 या 15 साल पहले हुआ करता था। कैप्टन तो जाहिर सी बात है टीम के गायकवाड़ ही होंगे, लेकिन हर कोई जानता है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन के पीछे दिमाग जो होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का होगा। तो अगर हम धोनी को 5-6 साल पुराने वाले धोनी से कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ, ये सत्य है कि धोनी वैसे नहीं है। लेकिन अगर हम इस नजरिए से धोनी को देखें कि क्या धोनी सीएसके की एक कमजोरी है, तो जवाब है नहीं, धोनी आज भी सीएसके की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि भाई देखो, हमने धोनी एज अ बैट्समैन की बात कर ली, हमने धोनी एज अ विकेट कीपर की बात कर ली, हमने धोनी के कैप्टनसी वाले दिमाग की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा भी धोनी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो कंट्रीब्यूशन है ब्रांड का, वो कंट्रीब्यूशन है फैन फॉलोइंग का। जब देखो धोनी मैदान पे खड़े होते हैं ना, तो जिस
जिस तरीके से हर मैदान में सीएसके को सपोर्ट मिल रहा होता है, वो भाई सपोर्ट जो होता है ना, वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो असल में मैच के नतीजे डिसाइड करता है। अगर धोनी को आप उस मैदान से हटा दें तो भाई वो सपोर्ट गायब हो जाएगा, वो प्रेशर गायब हो जाएगा। तब मुंबई के मैदान में नीली जर्सी की जगह आपको पीली जर्सियां नहीं दिखेंगी। तो सिर्फ धोनी के वहां खड़े होने से जो एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है एनवायरमेंट में, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महेंद्र सिंह धोनी का। अब अगर बात करें सीएसके की उस दूसरी बड़ी वीकनेस के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि सीएसके के स्क्वाड में एक अच्छा फिनिशर नहीं शामिल है, क्योंकि धोनी अब वैसे फिनिशर बचे नहीं हैं। अगर ज्यादा रन हो तो धोनी आसानी से ऊपर आते नहीं हैं। जडेजा में अब उतनी भी काबिलियत नहीं है कि एज अ बैट्समैन वो कोई बहुत ही बेहतरीन मैचेस को फिनिश कर सकें। हाँ, कभी कभी कर भी देते हैं, लेकिन आंख बंद करके हम उन पे भरोसा नहीं टिका सकते हैं, जो कि आप निकोलास पुरन जैसे प्लेयर पे टिका सकते हैं, जो कि आप हेटमायर जैसे प्लेयर पे टिका सकते हैं, जो कि आप 2 पल के लिए रिंकू सिंह पे टिका सकते हैं। और ऐसे कई प्लेयर्स हैं, चाहे आंद्रे रसल की बात कर लें, भाई हर टीम में आपको ऐसे एक आध प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। इवन आरसीबी में आप यही भरोसा टिम डेविड पे टिका सकते हैं, आप यही भरोसा 2 पल के लिए जितेश शर्मा भी टिका सकते हैं। लेकिन ये भरोसा क्या आज की तारीख में आप जडेजा पे टिका पाएंगे? देखो, जडेजा एज अ प्लेयर बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर है, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन जहां बात फिनिशिंग की आ जाती है ना, तो उनको हम एक फिनिशर का टैग दे दें, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बाकी जडेजा और धोनी के अलावा और नामों के बारे में सोचें तो भाई मैंने आपको बैट्समैन बता ही दिए थे। बैट्समैन की लिस्ट में आपको गायकवाड़ देखने को मिलते हैं, जो कि फिनिशर नहीं है। धोनी देखने को मिलते हैं, जो कि अब वैसे फिनिशर नहीं रहे हैं जैसे कि हुआ करते थे। कॉनवे का नाम देखने को मिलता है, वो फिनिशर नहीं है। राहुल त्रिपाठी फिनिशर नहीं है। शेख रशीद, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, ये लोग तो भाई युवा लोग हैं, इन पर इतना भरोसा नहीं टिका सकते। ऑलराउंडर्स में नाम देखें तो रचिन रविंद्र का नाम दिखता है, जो कि वंस अगेन फिनिशर नहीं है, ऊपर की पोजीशन में खेलते हैं। आगे बढ़े तो अश्विन का नाम देखने को मिलता है, फिनिशर नहीं है। विजय शंकर का नाम देखने को मिलता है, हाँ ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन आप आंख बंद करके फिनिशिंग का काम नहीं दे सकते। और टी20 के मैच में ना भाई फिनिशिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिनिशर ही आपका डिसाइड करता है कि आप कितने मैचेस जीतेंगे और आखिर आप कितने क्रूशियल मैचेस गवा देंगे। विजय शंकर से आगे देखें तो सैम करन का नाम जरूर देखने को मिलता है, लेकिन सैम करन भी कोई ऐसे प्रख्यात फिनिशर नहीं है। उनका मेन काम बॉलिंग का है। हाँ, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं, कई मैच में आके निचले ऑर्डर पे वो चौके छक्के लगा सकते हैं। लेकिन भाई मान लो ऐसा कुछ मैच चल रहा है कि 20 पे 50 चाहिए, तो क्या आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि सैम करन है ना वो संभाल लेगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सैम करन जैसा मैंने कहा कोई फिनिशिंग करते हुए नहीं आ रहे हैं सालों से। कर गए तो कर गए, चौके छक्के लग गए तो लग गए, वो वाला हिसाब है। और ये हिसाब भी तब काम करता है जब कुछ 25-30 रन बचे हों, जब 50-60 रन बचे होंगे ना, तो सैम करन के बस की बात नहीं होगी भाई। एक आध मैच में करने की बात अलग होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप उनसे ये काम एक्सपेक्ट कर सकें, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सैम करन से आगे देखें तो अंशुल कंबोज हैं। दीपक हुड्डा का नाम जरूर देखने को मिलता है, लेकिन पिछले 2-3 सीजन से वो आईपीएल में ऊपर के ऑर्डर में खेल रहे हैं, फिनिशिंग का काम पूरे तरीके छोड़ दिया है, तो आप उन पे भरोसा नहीं टिका सकते। उसके अलावा आपको ऑलराउंडर में जेमी ओवर्टन का नाम देखने को मिलता है, कमलेश नागरकोटी का, रामकृष्ण घोष का, रविंद्र जडेजा का और शिवम दुबे का। माना जा रहा है कि 2 पल के लिए शिवम दुबे को यह काम सौंपा जा सकता है, क्योंकि इस सीजन में वो ज्यादा ऊपर के ऑर्डर में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ओपनर देखो गायकवाड़ कॉनवे रहेंगे। अगर रचिन रविंद्र टीम का पार्ट बनते हैं तो उनको भी फर्स्ट डाउन पे खिलाना होगा, उसके बाद राहुल त्रिपाठी को भी मौका देना है। एंड इन केस हुड्डा टीम का हिस्सा होंगे तो उनको भी ज्यादा नीचे नहीं भेज सकते। ऐसे में 4th, 5th, 6th पोजीशन के आसपास दुबे ही देखने को मिलेंगे, और उनको ही कहीं ना कहीं जिम्मा संभालना होगा सीएसके के लिए मैचेस को फिनिश करने का। अगर पहले बैटिंग हो रही है तो कम से कम 17-18 ओवर तक तो उनको मैच में रहना ही रहना होगा, पिच पे खड़ा होना ही होगा, अगर सीएसके को, विपक्षी टीम को एक अच्छा टारगेट देना है। और अगर सीएसके टारगेट चेस कर रही है तो वहां पे भी आके दुबे को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि कम से कम भाई 18 ओवर तक तो मैदान में नहीं रहें, उससे पहले तो वापस ना जाएं। बाद के जो 2-3 ओवर होंगे वहां पे धोनी हो गए, जडेजा हो गए, सैम करन हो गए, ये लोग देख लेंगे कि कितने रन बचे हैं, बन गए तो बन गए, वरना जयराम जी की। ये तो हो गई भाई 2 कमजोरियां। अब बात करते हैं तीसरी कमजोरी की, जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, और ये तीसरी कमजोरी है कि मथीशा पथिराना के अलावा सीएसके के पास कोई एक्सपर्ट डेथ बॉलर नहीं है। और अगर
इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि भाई पथिराना के अलावा जो पेसर्स यहाँ पे स्क्वाड में शामिल हैं वो खलील अहमद है, मुकेश चौधरी हैं, जेमी ओवर्टन के बारे में आप बात कर सकते हैं, सैम करन है, या फिर आप कह सकते हैं नाथन इलिस भी हैं। लेकिन क्या कोई इनमें से ऐसा है जिसको आप एक डेथ बॉलर का टैग दे सके? मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, कभी कभी सैम करन काम कर देते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से वो डेथ बॉलिंग में बहुत ही बुरा हग रहे हैं। पंजाब के लिए लगभग हर मैच में डेथ बॉलिंग में वो बहुत ही वाहियात बॉलिंग करा के आते थे। तो ऐसे में क्या नाथन इलिस पे भरोसा टिकाया जा सकता है? देखो, देंगे तो ये लोग डेथ में नाथन इलिस को ही, अगर सैम करन ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन भाई नाथन इलिस भी डेथ बॉलिंग के मामले में ऐसे हैं कि बढ़िया दिन रहा तो 5, 6, 7, 8 रन देंगे एक ओवर में डेथ में, और एक आध विकेट भी ले लेंगे। लेकिन भाई अगर बढ़िया दिन नहीं रहा तो आराम से 20-22 रन भी दे आते हैं। तो ऐसे में पथिराना के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेथ ओवर संभालने की। बाकी जब आईपीएल शुरू होगी तभी देखा जाएगा कि खलील अहमद हो गए, सैम करन हो गए, नाथन इलिस हो गए, आखिर ये लोग डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करा रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, चेन्नई में आने से पहले कोई प्लेयर कैसा भी होना फर्क नहीं पड़ता है। वही प्लेयर जब चेन्नई में आता है, जब धोनी के अंडर आता है, तो भाई रोहित शर्मा भी कभी कभी डेथ बॉलर बन जाता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज़्यादा दिल पे मत लेना। हमने देखा है किस तरीके से प्लेयरों का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो क्या पता ये खलील अहमद हो गए, सैम करन हो गए, नाथन इलिस हो गए, यही क्या पता आईपीएल 2025 के वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर बन जाएं। आप लोग को क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? जो भी कमजोरी इस समय आपके दिमाग में सबसे टॉप पे दस्तक दे रही है, वो कमजोरी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।